तो अगर मेरी आवाज यहाँ पे क्लियर आ रही थी और अमृत भाई आप को होस्ट हैं, एक बार मुझे बता दीजिएगा कि मेरी यस आवाज सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है सर, बिल्कुल। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अमित भाई? यस सर, यस सर। हेलो। बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। तो सभी दोस्तों को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ एक बार फिर से, और आज की बातचीत की हम शुरुआत करते हैं बिना कोई वक्त को गवाए, बिना किसी वक्त को यादें लेकर चलते हुए। और हाउ टू आंसर कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन ऑब्जेक्शंस। ये कई बार जो है, मैं जब भी फील्ड पे ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे इन चीजों के सामने आंसर आते हैं, इन चीजों के ऊपर सवाल पूछा जाता है, और कुछ बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं हर जगह पे, और उन चीजों के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। ज्यादातर लोग मुझे जानते ही होंगे, मैं अपने बारे में फिर भी एक बार बता देता हूँ। मेरा नाम अनुराग गेरा है, बायो क्वालिफिकेशन में एक एमबीए हूँ। सन 2006 में अपनी एमबीए को पास आउट करने के बाद अलग अलग कॉर्पोरेट्स में मैंने 5 साल सेल्स के फील्ड में काम किया, एंड देन आई केम इनटू ट्रेनिंग इंडस्ट्री। और मैं थ्रू आउट माई लाइफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के साथ ही जुड़ा रहा हूं, और मैं प्रोफेशनली उन्हें हेल्प करता हूं उनके सेल्स मैक्सिमाइजेशन के अंदर, थ्रू हेल्पिंग देम टू ग्रो इन माइंडसेट, सेल्स एंड प्रोडक्टिविटी स्किल्स। तो ये जो सारे के सारे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं, ये हर जगह पर कॉमन रहते हैं। इसको मैं बोलता हूं तो क्या होगा। बहुत सारे सवाल होते हैं तो क्या होगा से जो खत्म होते हैं। कंपनी भाग गई तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन कर दिया तो क्या होगा, अगर रेट नीचे आ गया तो क्या होगा, सर अगर हमारा एक्सचेंज का रेट और कंपनी का रेट सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इतनी सेलिंग हुई तो क्या होगा। तो जो तो क्या होगा वाले जो आंसर है, जो लास्ट में होता है तो क्या होगा, आज हम सभी के सभी ऐसे सवालों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, जो कि तो क्या होगा से एंड होते हैं। कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। हम इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो आज बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डाउट अराइजेस। माय डियर फ्रेंड, डाउट जो है, फियर जिसको हम बोल दें, या डाउट हम जिसको बोल दें, ऑब्जेक्शन जिसको हम बोल दें, वो आखिरकार आते क्यों है। फील्ड के ऊपर जब हम जाते हैं और सामने वाला हमसे सवाल पूछता है, और उस सवाल के पीछे, उसके पूछने के पीछे क्या लॉजिक होता है, क्यों वो व्यक्ति आपसे वो सवाल पूछ रहा है, और क्यों आप उसको आंसर शायद सही से नहीं कर पा रहे, उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन। माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड, आपने देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे को बोलते हैं ए फॉर एप्पल, तो उसके साथ बुक के अंदर एप्पल की एक फोटोग्राफ लगी होती है। यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस में सोचता है। हमारे ब्रेन को इमेजेस के अंदर समझाने का में आसान रहता है। हमारा ब्रेन पहले इमेजेस को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद हम बाकी चीजों को समझते हैं। इसीलिए ए फॉर एप्पल दिखाया जाता है। जब बनाना दिखाया जाता है तो बनाना का एक फोटोग्राफ साथ में होता है। पर क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको मैं आज बनाना दिखाऊं और बोलूं ये एप्पल है तो वो मान जाएगा? अगर मैं किसी अडल्ट व्यक्ति को दिखाऊंगा तो वो कभी नहीं मानेगा। पर मान लीजिए एक नवजात बच्चा पैदा हुआ है, पहली बार उसने पढ़ना लिखना सीखा है, और मैं शुरुआत से बनाना की फोटोग्राफ दिखाकर उसको याद कराना शुरू करूं कि इसको एप्पल बोलते हैं। उससे पहले उसने एप्पल को कभी नहीं देखा, उससे पहले उसने एप्पल को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसको किसी ने नहीं बताया एप्पल क्या होता है। मैंने पहली बार ही दुनिया के अंदर उसको बनाना की फोटोग्राफ दिखाई और बोलना चालू किया कि ये एप्पल होता है। तो क्या होगा, वो उस बनाना को, केले को एप्पल मानना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक वो बनाना को एप्पल मानता रहेगा? जब तक कि उसके पास एक सॉलिड प्रूफ नहीं होगा इस बात को मानने का कि ये बनाना नहीं है, उसको गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, ये एक्चुअली में एप्पल है। या मैं बोलूं ये एप्पल नहीं है, एक्चुअली में बनाना है, उसको गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, और वो तब जाकर उसको चेंज करेगा। सेम वे जब हम फील्ड पे जाते हैं माय डियर फ्रेंड, अब हम
जिस इंडस्ट्री के अंदर है वहां पर बहुत सालों से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग रही है। जब हम कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो हम लोगों का 15 दिन से लेकर 3-3 महीने 6-6 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके अंदर हमारे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, सारी चीजों के बारे में समझाया जाता है, और उसके बाद हमें फील्ड पर भेजा जाता है कि हम जाके लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में समझाएं। मिनिमम 15 डेज टू 6 मंथ्स। अभी अग्निवीर करके जो गवर्नमेंट की नई स्कीम स्टार्ट हुई है आर्मी के अंदर, उनकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है। तो बहुत शोर मच रहा है इस बात पर कि मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग से आप किस प्रकार एक प्रोफेशनल सिपाही को रेडी कर पाएंगे। पहले जो ट्रेनिंग 4 साल की होती थी, किस प्रकार आप उस ट्रेनिंग से जो है वो शुरुआत कर पाएंगे मात्र और मात्र 6 महीने के अंदर। यानी कि 4 साल लगते थे एक प्रोफेशनल फाइटर को, एक प्रोफेशनल सोल्जर को तैयार होने के लिए। अब उसका टाइम स्पेंड घटा के 6 महीने किया गया है, और इसी के ऊपर बहुत बहस चल रही थी। पर माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड, 6 मंथ्स अगर मैं 6 महीने भी लेके चलूं, जो कि एक प्रोफेशनल सिपाही को बनाने के लिए कम माना जा रहा है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्टीज, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। हालांकि आर्म फोर्सेस उसके ऊपर बहुत क्लियर है कि उन्होंने किस प्रकार चीजों को आके लेके चलना है, और मैं उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा। मैं केवल फैक्ट्स पे बात करता हूं हमेशा की तरह। तो फैक्चुअली मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम लग रहा है एक प्रोफेशनल व्यक्ति को तैयार होने के लिए, एक प्रोफेशनल सोल्जर को तैयार होने के लिए। और वो 6 महीने पूरे टाइम पर उसी इन्वायरमेंट में है, केवल और केवल ट्रेनिंग ले रहा है। यानी कि वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहा है माय डियर फ्रेंड अपने उस सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद उसको फील्ड पर लड़ने के लिए भेजा जाता है। कॉर्पोरेट में यही काम 15 दिन से लेकर 6 महीने के लिए होता है। हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों से कैसे बातचीत की जाए उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, क्लाइंट को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सारे हमारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारे हमारे मॉक ड्रिल्स होती हैं, बहुत सारी हमारी एलडीपीज होती हैं, जिसके बाद हमारे को फाइनली माय डियर फ्रेंड फील्ड पर भेजा जाता है कि अब आप इस प्रोडक्ट को लेकर फील्ड पर जा सकते हैं। और उसके बाद भी माय डियर फ्रेंड जो टॉप अचीवर्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर 1 से 4 घंटे अपने फील्ड के बारे में खुद को एजुकेट करने पर टाइम स्पेंड करते हैं। अब जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर फील्ड पे जाते हैं, देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम विदाउट ट्रेनिंग उतर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये कोई बिजनेस तोड़ना है, बस लोगों को जोड़ना ही तो है, लोगों को कुछ भी बोल के मैं जोड़ लूंगा और मेरा पैसा जनरेट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जिसने बाकी सभी इंडस्ट्रीज एक तरफ, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री एक तरफ। नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग ने पिछले 10 सालों में ज्यादा मिलियनियर्स पैदा किए हैं एज कंपेयर टू बाकी सभी इंडस्ट्रीज को। अगर आप एक तरफ रख दें और ये अकेली इंडस्ट्री एक तरफ खड़ी हो जाए, तो भी जितने लोग मिलियनियर्स बने हैं इसके जरिए, वो उन सभी से ज्यादा है। यानी कि ये इंडस्ट्री एक बेहतरीन पोटेंशियल होल्ड करती है, मगर पोटेंशियल केवल उन्हीं लोगों के लिए होल्ड करती है जो अपने आप को इसके साथ डेवलप करेंगे। अब जब हम फील्ड पे जाते हैं माय डियर फ्रेंड, जब हम सामने किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो वो नवजात बच्चा नहीं होता कि मैं उसे कुछ भी समझा के आ जाऊंगा, कुछ भी पढ़ा के आ जाऊंगा और वो मेरी बात मान जाएगा। हमारे से पहले भी कई धुरंधर हो सकता है उसके पास गए हों। अगर कोई वो बिल्कुल नया व्यक्ति जिसको इस बारे में कुछ नहीं पता, तो हो सकता है एक बारी को आपने कुछ भी समझाया और वो मान जाए। बट इंटरनेट की इस एज के अंदर माय डियर फ्रेंड,
सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पे अवेलेबल है। एक बटन दबाते ही वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास आ चुकी होती है। तो एक ही चीज मुझे इन सारी चीजों से ऊपर निकाल के आ सकती है, वो है राइट इंफॉर्मेशन। लास्ट ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने बातचीत की थी कि एंटीडोट जो है, जो एंटीडोट है वो फियर का जो है वो केवल और केवल राइट इंफॉर्मेशन है। माय डियर फ्रेंड, क्या आप जानते हैं जब आपको कोरोना की वैक्सीन लगी तो अल्टीमेटली उस कोरोना वैक्सीन के अंदर आपको दिया क्या गया? कोई व्यक्ति है जो यहां पे हैंड रेस करके मुझे यह बता सकता है कि वैक्सीनेशन के अंदर दिया क्या जा सकता है? मैं उसको डेफिनेटली अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर करूंगा, अदरवाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अमित रणदीवे जी ने हैंड रेस किया है, तो अमित जी मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर करता हूं। सर, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअली वैक्सीन के अंदर होता क्या है? जी अमित जी। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, कौन सी भी वैक्सीन हो, वैक्सीन के अंदर वही कंटेंट होते हैं कोरोना के। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी गई थी तो उसके अंदर वही कोरोना के कुछ कंटेंट डाले गए थे। लोगों की आवाज नहीं आ रही, मैं देखूं क्या मेरा ऑडियो कनेक्ट हुआ है। हाँ सर, आवाज। हेलो 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 दोबारा बोलेंगे सर? सर, आवाज आ रही है अभी? जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर, कौन सी भी वैक्सीन हो, वैक्सीन के अंदर वही कंटेंट डाला जाता है जिसका वायरस का वैक्सीन बनाई जाती है। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनाई थी तो कोरोना के कुछ कंटेंट उसमें ऐड किए गए थे। हेलो। जी अमित जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, जैसा कि आपको बताया गया कि कोरोना की वैक्सीन में वही डाला गया था, एक्चुअली कोरोना की वैक्सीन नहीं थी, आपको बॉडी के अंदर कोरोना ही दिया गया था। किसी भी वैक्सीनेशन के अंदर उसी वायरस को आपकी बॉडी में इंड्यूस किया जाता है ताकि आपकी बॉडी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, एक कंट्रोल्ड मात्रा के अंदर उस वायरस के साथ जीना सीख ले। यानी कि खुद पॉइजन ही मेडिसिन होता है। जिस चीज के पॉइजन से हम बच रहे हैं उसी चीज का पॉइजन ही आपकी मेडिसिन है। अब मैं चाहूंगा कि बाकी सभी लोग हैंड रेस ना करें क्योंकि इस सवाल का आंसर ऑलरेडी हो चुका है, और बीच में हैंड रेस नहीं करें। यानी कि उसी चीज का पॉइजन ही, उसी चीज का जो वायरस का सॉल्यूशन वायरस ही होता है। कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। वो इसीलिए होता है माय डियर फ्रेंड, वो कहावतें इसीलिए बनाई गई है कि एक्चुअली में आपको जिस वायरस से बचाना है वही वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। कि भाई अगर अचानक से आएगा तो बॉडी शायद इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगी, बट यस, अगर हम पहले से वायरस उसकी बॉडी में डाल दें और बॉडी को उसके साथ रहने की आदत पड़ जाएगी तो कोई नया वो वायरस आएगा भी तो बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहेगी अच्छा इसको तो मैं जानती हूँ, अरे इसको तो मैं जानती हूँ, तो मुझे पता है, ये तो ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर है। माय डियर फ्रेंड, ट्रेनिंग भी यही काम करती है। जब आप एक वॉरियर बनते हैं तो आपको उस एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहां के ऊपर आप पहले से उस वातावरण में रहते हैं, उस तरह की सिचुएशन में रहते हैं जो कि आपको शायद ऑन फील्ड फेस करनी पड़े। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम जिस व्यक्ति के पास जाते हैं वो कोई नौसिखिया व्यक्ति नहीं है, वो कोई नवजात बच्चा नहीं है। उसके पास ऑलरेडी उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, या तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो डर में बैठा हुआ है। बेसिकली डाउट जो है वो फियर की वजह से आता है। कहते हैं ना, फॉल्स फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, फॉल्स एविडेंसेस अपियरिंग रियल, फियर, यही है। यानी कि उसके पास पहले से या तो गलत इंफॉर्मेशन है, या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसके पास, जिसकी वजह से वो एक डर में बैठा हुआ है। और अगर मुझे उस डर को दूर करना है, डर के आगे जीत नहीं होती, डर के आगे दर्द होता है। हम जब उस दर्द का इलाज करते हैं तो जीत आती है। बीच के शब्द हम भूल जाते हैं। कहते हैं डर के आगे जीत है, डेफिनेटली डर के आगे जीत है, बट डर के आगे पहले एक दर्द है, उस दर्द का इलाज करना पड़ता है। जब वो दर्द का आप इलाज करते हैं तो आप जीतते हैं। फियर फैक्टर जो है
वो कहीं ना कहीं मुझे रोक रहा है। मैं जब तक उस फियर फैक्टर का इलाज नहीं करूंगा, बिना उसका इलाज करे मैं ये नहीं सोच सकता कि सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ एसोसिएट हो जाए। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है कि आपको बिना डर के इलाज करे भी कुछ कामयाबी मिल गई हो, बट अंडरस्टैंड, अगर वो कामयाबी मिली भी है ना, तो वो या तो बहुत लंबी तक नहीं चलेगी, या फिर आप एक बहुत छोटी कामयाबी को कामयाबी मान के बैठे हैं। क्योंकि अगर आपने सही ढंग से इलाज किया, सही ढंग से फियर फैक्टर का इलाज किया, तो आपकी कामयाबी बहुत 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 बड़ी होने वाली है। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। हो सकता है आपके पास बाकी इंग्रेडिएंट है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप कोई भी बात कम्युनिकेट करके आ जाते हैं, लोग आप पे भरोसा कर लेते हैं, बट जिस भी दिन एक राइट इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति उन तक पहुंच गया, उसके बाद वो आप पे शायद भरोसा करना छोड़ दें। तो राइट इंफॉर्मेशन हमारे देख के आनी होती है। राइट इंफॉर्मेशन इज द ओनली एंटीडोट फॉर फियर। तो माय डियर फ्रेंड, फेस द फियर। वी नीड टू अंडरस्टैंड, फेस द फियर। जो व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है उससे बचना नहीं है, हमें उसका सॉल्यूशन करना है, हमें उस दर्द का इलाज करना है माय डियर फ्रेंड, हमें उस दर्द का आंसर करना है माय डियर फ्रेंड, हमें उस फियर को फेस करके आगे बढ़ना है। आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी, वो कि एक शेर होता है और उस शेर को, एक आदमी को शेर के पिंजरे में फेंक देते हैं और वो शेर भूखा होता है, बट वो आदमी क्या देखते हैं कि उस शेर के पांव में एक कांटा लगा हुआ है। अब आदमी को लग रहा होता है कि वो शेर उसको खा जाएगा, बट उसके अंदर एक कांटा लगा होता है, उस कांटे को वो हटा देता है और वो शेर उसका दोस्त बन जाता है। माय डियर फ्रेंड, हमारे प्रोस्पेक्ट के मन में बैठा हुआ वो फियर भी उसी कांटे के समान है। अगर मैंने उस कांटे को निकाल दिया, उस फियर को निकाल दिया, तो वो शेर भी मेरा दोस्त बन जाए, वो प्रोस्पेक्ट भी मेरे साथ एसोसिएट हो जाएगा, वो मेरा एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम देखते हैं कि हमारी टीम में लोग जुड़ तो रहे हैं, पर वो डुप्लीकेट नहीं कर रहे, या उन्होंने बस नाम के लिए $30 से ज्वाइन कर लिया है, बट वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो हमें लगता है हमारी ज्वाइनिंग आ गई है। नहीं 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 नहीं, ये ज्वाइनिंग नहीं आई है, ये उसने आपसे बस पीछा छुड़ाया है। हो सकता है मेरी बात सख्त लग रही हो, बट मेरी आदत है कि कान खुश करने वाली बात नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। अगर आपकी टीम में किसी व्यक्ति ने $30 की एंट्री लगा दी और आपको लगता है कि वो एंट्री आ गई है, सॉरी माय डियर फ्रेंड, वो एंट्री नहीं आई है, उसने आपसे पीछा छुड़ाया है। अगर आपने $120 की एंट्री उसकी ले ली है और उसके बाद वो आगे काम नहीं कर रहा है, लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, डुप्लीकेट नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है आपने उसकी ज्वाइनिंग ले ली है। नहीं माय डियर फ्रेंड, उसने बस आपको जो सबसे कम पॉसिबल सॉल्यूशन था, जो सबसे कम चीज देकर जान छुड़ाई जा सकती थी, वो देकर आपसे जान और आपसे पीछा छुड़ाया है, बस। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति आया है और कल को वो कहीं और शिफ्ट होके चला जाता है, तो उसकी एक ही वजह है कि आप उसके उस फियर फैक्टर का इलाज नहीं कर पाए। उसको लगा कि इस डॉक्टर से मेरा इलाज नहीं हुआ है, चलो कोई और डॉक्टर ढूंढा जाए, शायद उससे मुझे इलाज मिल जाए, क्योंकि वो इलाज ढूंढना चाह रहा है, मगर शायद आप इलाज कर नहीं पाए। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम क्या करते हैं, हम फियर से बचने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमें फियर से बचना नहीं है, हमें फियर को फेस करना है, उससे जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसका सॉल्यूशन देना है, और जब हम सॉल्यूशन देंगे तब हम विनर बनेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डाउट इज नथिंग मोर देन अ फियर, जो कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से अराइज हो रहा है। और अगर आपके साथ भी वो काम हो रहा है, तो आपके लिए भी यही फैक्टर सत्य है कि आपके पास भी या तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है माय डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से वो फियर फैक्टर अराइज होके सामने निकल के आ रहा है। तो अब हम एक एक करके कुछ सवालों के आंसर ले लेते हैं, और वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर कंपनी भाग गई तो क्या हो गया, तो वो कैसे उसका आंसर होता है, और ये चीजें आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो सबसे बड़ा फियर होता है कंपनी क्लोज डाउन। भाई प्रभु ना करे अगर फ्यूचर में जाके कंपनी बंद हो गई तो। मैं अभी लखनऊ में था, वहां पे एलडीपी चल रही थी एकलव्य जी की टीम के अंदर, तो वहां पे भी मेरे साथ यही सवाल आया, सर कंपनी बंद हो गई तो। माय डियर से अंडरस्टैंड, कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा,
गवर्नमेंट ने क्रिप्टो बैन कर दी तो क्या होगा, अगर प्राइजेस नीचे आ गए तो क्या होगा, ये जो तो क्या होगा ये भविष्य के सवाल है। आज आप भविष्य के सवालों को आंसर नहीं कर सकते, मगर हां एक काम जो आप कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो पास्ट में हुआ क्या वही पैटर्न रिपीट तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल कहते ना कहावत है, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से आए, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से आए। इंग्लिश में बोला जाता है कि इफ यू विल कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। यानी कि यदि आप वही काम करते रहेंगे जो आप आज तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको आज तक मिलता रहा है। तो मेरे को नहीं पता भविष्य में क्या होगा, कंपनी भाग गई तो वगैरह वगैरह, उसका क्या आंसर दिया जा सकता है। बट यस, एक चीज का आंसर डेफिनेटली दिया जा सकता है माय डियर फ्रेंड, कि पास्ट में जो हुआ क्या वही पैटर्न अब दोबारा से रिपीट तो नहीं हो रहा। भविष्य के आंसर भविष्य में नहीं होते, भविष्य के आंसर भूतकाल में होते हैं, पास्ट में होते हैं। हमें वहां से सीख लेकर भविष्य को सुधारना होता है, हमें वहां से लर्निंग लेकर उसको अप्लाई करके अपने भविष्य को ब्राइट बनाना होता है। आंसर्स पास्ट में होते हैं। तो अगर मैं पास्ट को इवेल्युएट करूं माय डियर फ्रेंड कि किन वजहों से कोई भी कंपनी बंद हुई है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन में मोड में करूं, बिकॉज जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो मैं अपने तजुर्बे से, अपनी नॉलेज से, अपनी चीजों से आप तक वो चीजें शेयर कर रहा हूं। अगर मैं पास्ट को इवेल्युएट करूं तो देयर ओनली टू रीजंस। किसी भी कंपनी का बंद होने का दो रीजन है बाय डिफरेंट, इंटेंशन एंड लॉस ऑफ बिजनेस। व्हाट इज इंटेंशन? व्हाट इज इंटेंशन? इंटेंशन इज कि अगले व्यक्ति की नियत ही नहीं थी, वो आया ही था लूटने के पर्पज से, वो आया ही ये सोच लेके था कि मुझे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, जिसका जितना पेट है उतना पैसा इकट्ठा करना है मार्केट से और 9 2 11 हो जाना है, रफू चक्कर हो जाना है। इंटेंशन। माय डियर फ्रेंड, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा पैरामीटर बना है जिससे इंटेंशन को मापा जा सके? मैं यहां पे चाहूंगा कि कुछ लोग अगर हैंड रेज करें, अगर वो बता सकते कि हाँ इस तरीके से इंटेंशन को नापा जा सकता है। और मेरी खास रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि कृपया करके वो हैंड रेज ना करें, पास फर्रा अवेलेबल है, जिनके साथ मैंने कभी ना कभी किसी न किसी बातचीत में इन सवालों पे आंसर दिया हुआ है, बातचीत करी हुई है, ताकि बाकी लोगों को, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ताकि बाकी लोगों को माय डियर फ्रेंड आंसर करने का मौका मिले, इस बातचीत में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। बिकॉज जब हम आंसर्स खुद अपने अंदर से ढूंढते हैं ना, केवल तब माय डियर फ्रेंड हमारे को उस चीज का सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट होता है। यहाँ पे राजीव अरोड़ा जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किए सबसे पहले, तो मैं उनको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट यहाँ पे देना चाहूंगा। राजीव अरोड़ा जी सर, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हेलो राजीव जी, आप अपनी बातचीत शेयर कर सकते हैं सर। सर, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? हेलो राजीव जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर करी सर। सर, अनम्यूट किया हुआ है। हेलो हेलो जी राजीव जी बोले। सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस राजीव जी। सर, ऐसे एक्चुअली मैं सर इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ। तो मैं कभी क्या होता था, जब हम पॉलिसी करते थे ना, तो लोग कहते थे हमारे घर वालों को या हमारी वाइफ को पता नहीं होना चाहिए कि हमने पॉलिसी करवाई। तो तब दिमाग में क्वेश्चन आता था, यार ये लोग क्यों करते हैं, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोग अपने घर वालों को भी क्यों छुपाते हैं? लेकिन आज का जो हालात है, तो पता चलता है कि लोग क्यों छुपाते थे। तो सर, आपने इंटेंशन की बात की है, हस्बैंड वाइफ में नहीं पता लगता एक दूसरे की इंटेंशन क्या है। तो कंपनी की इंटेंशन समझना तो सर बहुत टफ है। तो अपनी फैमिली में भी सर जिसमें हमें
खुद बच्चे हमारे साथ पलते हैं, बाइक के साथ हम इकट्ठा रहते हैं। आजकल एक बंदे की आपस में भी टेंशन समझ नहीं आती सर। ओके, ये बहुत थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और व्यक्ति है सर? यहाँ पे मैं 2 हैंड रेज देख पा रहा हूँ। एक इमरान जी सर, आपका मैं हैंड रेज देख पा रहा हूँ, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो। जी शेख जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज सर, सबसे पहले तो मुझे अगर किसी शख्स के इंटेंशन को अगर पहचानना है तो सर, अगर कोई कंपनी के लिए या अगर किसी चीज के लिए मुझे इनवाइट कर रहा है तो मैं उसके पीछे ये देखता हूँ कि उन्हें कितना लालच मुझे बता रहा है। जो शख्स जितना लालच बताता है सर, उसका उतना खराब इंटेंशन होता है उस चीज के पीछे। बहुत बढ़िया जवाब सर, थैंक यू वेरी मच शेख साहब। मुझे लगता नहीं कि आगे की और भी कोई भी बातचीत मुझे करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपने एक बेहतरीन आंसर दिया है और एग्जैक्टली यही चीज माय डियर फ्रेंड इंटेंशन को डिपिक्ट करती है। राजीव जी ने भी आंसर दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सर। सबसे पहले जो चीज इंटेंशन को डिपिक्ट करती है वो ये चीज कि सामने वाला कितनी लालच आपको दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति क्या प्रॉमिसेस कर रहा है, क्या आपके दिल में वाकई से आवाज निकल के आती है यार ये जो वायदे कर रहा है ये पूरे किए जा सकते हैं। मैं मजाक में बोलता हूं कई बार, और सभी लोग जानते हैं कि मैं ट्रेनिंग्स के अंदर अपने, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो चाहे मेरी फिजिकल ट्रेनिंग्स हो, मैं वाइफ को लेके बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूँ, वाइफ को लेके बहुत सारे फनी इंसिडेंट शेयर करता हूँ। बट मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, और ये वो लोग समझ सकते हैं जिनको ये बात पता है कि भाई अगर एक आदमी बीवी पे इतने जोक मार रहा है, इसका मतलब बीवी से कुछ नहीं कहती तभी मार पा रहा है, क्योंकि अगर कहती होती तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि मुंह खोल दे। तो मेरी वाइफ पर्सनली बहुत अच्छी है और मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, पर मैं वाइफ को लेके हमेशा एक मजाक करता रहता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ जोक्स बनाता रहता हूँ, जस्ट टू मेक ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग। तो मैं एक बार कहीं ना कहीं बोलता हूँ कि भाई मैंने अपनी वाइफ से वायदा किया कि शादी के बाद मैं ना तुझे पांव भी जमीन पे नहीं रखने दूंगा। अब मैरिज के बाद एक बार झगड़ा हुआ तो उसने बोला कि तुम तो ऐसे ऐसे वायदे करते थे कि भाई मैरिज के बाद मैं तुझे कदम भी जो है जमीन पे नहीं रखने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करना दूंगा, क्या हुआ तुम्हारे वायदे का? तो मैंने जवाब दिया, तो मैंने पूरा किया तो सही, तू कभी नंगे पैर जमीन पे उतरती है क्या? चप्पल पहन के उतरती है ना। यानी कि मैंने अपना वायदा पूरा किया है ना, जमीन पांव पे तो नहीं रख, पांव जमीन पे तो नहीं रख रही, चप्पल पे रख रही है। माय डियर फ्रेंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉमिसेस जो हमें किए जा रहे हैं। क्या ये प्रॉमिसेस जेन्युइनली पूरे भी किए जा सकते हैं? क्या इसकी कोई नियत भी है पूरी करने की? माय डियर फ्रेंड, वी आर दी ओनली कंपनी जिसकी बीओपी तक में शुरुआत इस बात से की जाती है बताकर कि मीटर नेक्सलाइज क्या नहीं है। भाई ये कोई रातों रात पैसा डबल करने की स्कीम नहीं है, ये रातों रात आपके पैसे को बढ़ा देने की स्कीम नहीं है, ये इतना लाओ इतना पाने की स्कीम नहीं है, ये कोई गारंटी की स्कीम नहीं है। क्यों? अपन नहीं चाहते कि आप किसी भी रॉन्ग कमिटमेंट पे बैठे पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। नहीं, वी वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। हम चाहते हैं आप टेक्नोलॉजी को समझे, चीजों को समझें, और केवल तब माय डियर फ्रेंड, केवल तब आप माय डियर फ्रेंड इस बात को समझें कि यस, जेन्युइनली इस कंपनी के साथ काम किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, हमारी बीओपी 45 मिनट्स की चलती है तो लगभग 35 मिनट्स केवल और केवल इकोसिस्टम पे बात की जाती है, केवल और केवल टेक्नोलॉजी पे बात की जाती है, केवल और केवल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बात की जाती है, केवल और केवल एजुकेशन पे बात की जाती है। दिस शोज अवर इंटेंशन। माय डियर फ्रेंड, जब मैं पहली बार
प्रोडक्ट बेस से क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हुआ था, वेब 3.0 की तरफ शिफ्ट हुआ था। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे क्लैरिटी नहीं थी, पर मैं समझना चाहता था। मेरे पिताजी एक बात हमेशा बोलते हैं, मैं हमेशा उस बात को कोट करता हूं कि चावलों की बहुत अच्छी खास बात होती है, चावलों को पूरा खा के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक दाना उठा के यदि हम खा लेते तो समझ में आ जाता है कि चावल कच्चे हैं या पक्के हुए हैं। एक दाना उठा के खाने पर पता लग जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, जब मैं पहली बार ताहिर जी के साथ मिला, ताहिर जी के साथ मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद मैंने उनके इन चीजों को समझा, देखा, अपने तरीके से जांचा परखा। मैंने देखा कि क्या कोई एडिशनल सेटिंग दी जाती है कंपनसेशन प्लान के अलावा, क्या कंपनी कोई भी और कमिटमेंट करती है कि आप इतना बिजनेस ले आओ, ऊपर से इतना ले लेना, बताओ दारू की बोतल चाहिए तो बताओ हम कहां पहुंचाते हैं, आप धंधा डालो बस। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वायदे किए जा रहे हैं, क्या कुछ भी ऐसा वायदा किया जा रहा है जिसके अंदर लालच की बू आती हो? इफ द आंसर इज यस, तो मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि इंटेंशन पे कहीं ना कहीं एक काला धब्बा लग जाएगा। माय डियर फ्रेंड, लास्ट ईयर की बात है, 3 अप्रैल, मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस चीज ने मेरी जिंदगी के अंदर एक इतना बड़ा वैल्यू एडिशन किया, इतना बड़ा वैल्यू एडिशन किया कि मैं जितना शुक्रिया अदा उस एक इंसिडेंट के लिए करूं उतना कम है। माय डियर फ्रेंड, 3 अप्रैल 2021 की बात है, मैं पहली बार मीतन एक्सरसाइज के जरिए से दुबई के टूर पे था, और उस दिन रमजान की शुरुआत हुई थी और उसी दिन से नवरात्रों की शुरुआत होनी थी, सेम एक ही दिन पर। और हमारे एशिया हेड, हमारे इंडियन एम्बेसडर का एक मैसेज आता है मेरे फोन के ऊपर, और मैं उस मैसेज को सुनता हूं, और उसके अंदर एक ऐसा शब्द बोला गया था माय डियर फ्रेंड जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैंने उस मैसेज को सुना और वो मैसेज था कि आप सभी की सभी जायज ख्वाहिशें पूरी हो। माय डियर फ्रेंड, उससे पहले जब मैं किसी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन या कोई भी गुड विशेस देता था तो मैं हमेशा एक बात बोलता था, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। बट उस व्यक्ति ने मुझे विश किया, आपकी सभी जायज ख्वाहिशें पूरी हो। माय डियर फ्रेंड, इस एक शब्द ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ख्वाहिश तो मेरी आपको लूटने की भी हो सकती है, ख्वाहिश तो मेरी ये भी हो सकती है कि अमृतपाल जी ने बड़ा मोटा पैसा कमा लिया है तो भैया इनका अकाउंट में सेंध लगा लूं और इनका सारा पैसा मेरे पास आ जाए। ये भी मेरी ख्वाहिश हो सकती है, पर क्या ये जायज ख्वाहिश है? द आंसर इज नो। पर माय डियर फ्रेंड, उस व्यक्ति ने उस जायज शब्द का इस्तेमाल किया, ताहिर जी ने उस जायज शब्द का इस्तेमाल किया। और एक बात याद रखिएगा, जब तक आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा तब तक वो बात आपके मुंह से निकल ही नहीं सकती। यानी कि उस व्यक्ति के दिमाग में जायज शब्द है, वो जायज के बारे में सोच रहा है, वो जायज करना चाहता है। और मेरा फेथ जो पहले भी उन पे पुख्ता था वो और ज्यादा पुख्ता हो गया माय डियर फ्रेंड। और उसके बाद मैंने इस जायज शब्द का बातचीत अपने शब्दों में यूज करा। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोगों ने स्पेसिफिकली मुझे मैसेज भेजा कि ये जायज शब्द का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है, हम भी आगे से करेंगे। अपने न्यू ईयर के मैसेज में मैंने स्टेटस पर लगाया था और उसमें जायज शब्द का इस्तेमाल किया था। एंड माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली। सो इंटेंशन का पता लगाया जा सकता है, इंटेंशन को जांचा जा सकता है, बशर्ते आप उसको जांचना चाहते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको लालच दे रहा है, कोई व्यक्ति ऐसे प्रॉमिसेस कर रहा है जो शायद पूरे नहीं किए जा सकते, तो माय डियर फ्रेंड, लोचा है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप बस मेरी टीम में आ जाओ, आपका आधा काम तो मैं ही कर दूंगा। अरे भाई, अगर तेरे से आधा काम किया जा रहा होता तो तुझे मुझे टीम में लाने की जरूरत ही नहीं है। झूठ बोल के हम लोग व्यक्ति को टीम में ले आते हैं, वो इंटेंशन की गड़बड़ है। वो क्या है, सिर्फ नियत है कि यार ये अभी तो ज्वाइनिंग लगा है, इससे मुझे तो पैसा है, बात की बाद में देखी जाएगी। वो इंटेंशन की गड़बड़ है। माय डियर फ्रेंड,
कभी आपने अगर मुझसे पूछा हो, आप लोगों में जानते हो कि सर कंपनी की क्या गारंटी है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी पूरी है। और आज हम उसी रीजन पे बात कर रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी इसीलिए है बिकॉज कंपनी राइट इंटेंशंस के साथ काम कर रही है, राइट कल्चर को बिल्ड कर रही है। हम इकलौती ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री के अंदर जहां पे हमारी ट्रेनिंग्स में दारू पार्टी नहीं सर्व होती, ऊट पटांग हरकतें नहीं की जाती, गर्ल्स ऑफर नहीं की जाती। वी आर बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ एजुकेशन। वी आर दी ओनली कंपनी इन दिस इंडस्ट्री जिसके पास शुरुआत से 2 फुल टाइम ट्रेनर्स हैं, जिसको कंपनी पे कर रही है। हमारे आने जाने का खर्चा कंपनी पे करती है। माय डियर फ्रेंड, मैंने और साजवन सर ने जब हम लखनऊ में थे 5 जनवरी को ताहिर सर को फोन किया कि सर हमारे लोगों के लेके जाने पे हर बार कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इस बार भी होंगे, तो बेहतर है कि भाई हम दोनों नहीं जाते। हम ऑलरेडी 2 बार दुबई होके आ चुके कंपनी के एंड से और हमारा कंपनी पे पूरा भरोसा है। तो ताहिर सर का जवाब था नहीं सर, आप दोनों का जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज राइट इंफॉर्मेशन तो केवल आप तक ही लेके जाएंगे। जो मैनेजमेंट बताना चाहती है, जो राइट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लोगों तक देना चाहती है, वो राइट इंफॉर्मेशन को उसी इंटेंशन के साथ आप लोग डिलीवर सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोगों का जाना बहुत जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड, इंटेंशन चेक की जा सकती है और यही इंटेंशन चेक करके माय डियर फ्रेंड मैंने मीटर नेक्सराइज में कदम लिया था। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन आता है किसी भी कंपनी के वाइंड अप होने का, वो आता है लॉस इन बिजनेस। प्रॉफिटेबल कंपनी चलते हुए कोई बंद नहीं करता, दूध देती गाय को घर के बाहर कोई नहीं निकालता। माय डियर फ्रेंड, मैं गौ माता से बहुत प्यार करता हूं, मगर जो फैक्ट है वो फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। हमारे देश में गाय को माता बोला जाता है, मगर उसके बावजूद आपको सड़क पे गाय चरती मिलेंगी। सुबह के टाइम पे, मैं दिल्ली में रहता हूं, हमारी गलियों में गाय का भंडार लग जाता है और शाम को सारी गायें गायब हो चुकी होती हैं, यानी कि शाम को वो वापस अपने अपने खूंटे पे पहुंच जाती हैं। उनसे दूध भी निकाला जाता होगा, मगर उससे दूध निकालने वाला उनको चराने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। चरने के लिए तो उनको खुले में छोड़ दिए, जा जो चर के आना चर, मेरे से जा पीछा छुड़ा। मगर शाम को दूध निकाला जाता है हमारे ही देश में, जहां पे गाय को माता बोला जाता है। वहां पे कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग इस नियत के भी हैं माय डियर फ्रेंड। एक बात याद रखिएगा, दूध देती गाय को घर के बाहर नहीं निकाला जाता, चरने के बाद उसको वापस खूंटे पे बुला लिया जाता है। एक कमाऊ पूत को कभी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कमाऊ पूत को घर के बाहर निकाल दिया जाए। उसके अगर कुछ अवगुण भी होते हैं तो उसके साथ समझौता कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कमाऊ पूत है, ये कमा के लेके आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, कोई भी प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनी को, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लॉस में कोई भी वाइंड अप करके नहीं जाता। जब तक 100 रुपए आ रहे हो, मुझे 80 ही लौटाने हो, कोई उस कंपनी को वाइंड अप करके नहीं जाता। और कैसे पता लगेगा कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है? बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड। कंपनसेशन प्लान में चेक कीजिए कि क्या कोई भी ऐसा क्लॉज है जो कंपनी को भविष्य में लॉस में ले आए। ये कैसे पता लगेगा? बस एक सवाल पूछिए, आज अगर इस कंपनी में बिजनेस जाना बंद हो जाए, मान लीजिए हम लोग मीटर नेक्सराइज में, और मीटर नेक्सराइज में नए लोग आ रहे हैं, आज अगर मीटर नेक्सराइज में एक भी नई ज्वाइनिंग जाना बंद हो जाए, तो क्या ये कंपनी के पास कोई ऐसी सरदर्दी है जिसके चलते इसको वाइंड अप होना पड़े? नियर फ्यूचर में क्या इसके पास कोई लॉस मेकिंग लायबिलिटी है? द आंसर इज नो। माय डियर फ्रेंड, हमने कभी कमिटमेंट नहीं करी कि आप 100 रुपए दो तो आपको 200 पक्का मिलेंगे। हम कहते हैं भाई 200 के क्वाइन मिलेंगे। क्वाइन कहाँ बिकेंगे? मार्केट में बिकेंगे। क्वाइन आपसे कोई क्यों खरीदेगा? क्योंकि हमारा इकोसिस्टम है, हम कंपनी ग्रो करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी के क्वाइन का रेट बढ़ेगा, तो ज्यादा बायर्स आएंगे, ज्यादा बायर्स आएंगे तो आपका क्वाइन भी सेल आउट हो जाएगा। यही फॉर्मूला दुनिया में हर जगह पे है। टाटा के शेयर्स क्यों बिकते हैं? क्योंकि टाटा ग्रो कर रही है, तो इसलिए लोग टाटा के शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। टाटा गारंटी तो नहीं देती कि तेरा 100 रुपए 200 रुपए करके दूंगी तो लगा दे, नहीं। टाटा कहती देखो भाई ये धंधा है, कल को गाड़ियां बनाऊंगी, ईवी बनाऊंगी, ईवी की मार्केट अच्छी है, ये धंधा है, ग्रो करेगा तो तेरा भी पैसा ग्रो करेगा।
और डूबा तो तेरा पैसे को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस है, पॉसिबिलिटी है। कंपनी भी यही बात बोल रही है कि देखो हम इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, Web3 इस 2030 तक $13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी, इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो हमारा कॉइन इतने का होगा। और आपको, क्योंकि आप इनिशियल बेसिस पे मेरे साथ शुरुआत कर रहे हो, जुड़ रहे हो, इनिशियल बेसिस पे मेरे पे भरोसा कर रहे हो, तो मैं आपको कुछ एडिशनल कॉइन ऑफर करती हूँ, क्योंकि अगर खुदा ना कैसा मार्केट नीचे आती भी है तब भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट को सेफगार्ड करने के लिए मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा दे रही हूं। अब इस बात को समझिएगा, एक्स्ट्रा कॉइन देना लॉस में नहीं लेके जाता। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड। बहुत कम लोगों को ये एजुकेशन है, और मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत चीजों को समझा है, तब जाके ये एजुकेशन ले पाया हूं और आप तक डिलीवर कर पा रहा हूं। और थैंक्स टू ऑल दी ट्रेनर्स जिनसे मैंने सीखा, जिन्होंने मुझे ये एजुकेशन दी, जिन्होंने मुझे ये समझ दी कि मैं चीजों को इन बारीकियों पे जाके देख पाऊं। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, मैं आपको क्या कह रहा हूं, 100 रुपए के बदले 200 के कॉइन दे दूंगा। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मैंने आज एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लेकर आया और वो 1 एकड़ का है, और मैं उसको 50-50 गज की जमीन करके बेच रहा हूं। मैंने आज आपसे वायदा किया, देखो आज मेरा प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है, आज अगर आप 50 गज जमीन मुझसे खरीदते हो तो मैं बदले में आपको 100 गज जमीन अलॉट कर दूंगा। अब आपने मुझसे 50 गज जमीन खरीदी 1 लाख रुपए की, और मैंने आपको बदले में दे दी 100 गज जमीन, तो आपको 50 गज जमीन कितने की पड़ी? 50,000 रुपए की। मैंने आपको एक्स्ट्रा जमीन एलोकेट करने का वायदा किया है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो 50 गज जमीन आपने आज भी 50,000 रुपए की खरीदी है, हो सकता है आज से 20 साल पहले मुझे वो 50 गज जमीन 500 रुपए की पड़ी हो, क्योंकि मैंने एकड़ के हिसाब से खरीदी थी और आज से 20 साल पहले खरीद के रख ली थी। तो मुझे तब भी आपको 50,000 रुपए में, यानी कि 1,000 रुपए गज बेचने के बावजूद 10 गुना एक्स्ट्रा पे बेचिए। सेम वे माय डियर फ्रेंड, कंपनी ने अपने जो कॉइन बनाने थे वो बना चुकी है, उन पे जो खर्चा होना था वो हो चुका है। आपको कॉइन दे या नहीं दे, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा उतना ही आना है, कंपनी को अपने सिस्टम को रन करने के लिए उतना ही खर्चा लगना है। इसलिए कंपनी आपको एक्स्ट्रा कॉइन अलॉट कर रही है, ताकि अगर आप प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहते, जितने लंबे समय तक जुड़े रहेंगे उतना बड़ा फायदा होगा। तभी कंपनी ने 2 साल की होल्डिंग रखी है कि मिनिमम 2 साल तक तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज आपने मुझे पैसा दिया एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, और आप कल ही मुझसे पैसा वापस मांगने आ गए। तो सोच के देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे पैसा लेके एक मॉल खड़ा करना है, आपने मुझे आज पैसा दिया, 15 दिन बाद वापस मांगने आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई तेरे पैसे तो मैं ईंट बजरी रोड़ी ले आया था, ये रखा है उठा के ले जा। मॉल तो भी बना ही नहीं, तो ईंट बजरी रोड़ी है ना तेरे काम की, मेरे पास रखा रहेगा तो मैं इससे मॉल बनाऊंगा तो कामयाब होगा। सेम वे माय डिफरेंट, कंपनी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एजुकेट कर रही है। कंपनी ने कहीं पर आपको मनी डबलिंग का फायदा नहीं दिया। कंपनी कहती है देखो भाई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़े बनेंगे, हम अपने इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहो। जो व्यक्ति जितना लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेगा उतना बड़ा फायदा कमाएगा। फर्स्ट डे पे सबको बराबर है कि डबल के कॉइन दे दिए या 1.5x के दे दिए, जो भी पैकेज के अकॉर्डिंगली, जो भी आपने एजुकेशनल पैकेज लिया उसके अकॉर्डिंगली जो मिलना है वो आपको मिला। बट बेनिफिट किसको मिलेगा? जो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेगा। तो कंपनी के कंपनसेशन प्लान में भी कोई ऐसा मौका नहीं आता जहां पर चीजें लॉस में जाती हो, माय डियर फ्रेंड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी बंद हो गई तो पास्ट में क्यों बंद होती रही है, इन 2 कारणों की वजह से, इंटेंशन से और लॉस ऑफ बिजनेस से। अगर मैं आज देखूं तो ये दोनों फैक्टर्स कंपनी में नहीं है। कंपनी में इंटेंशन भी अच्छी है, सोच भी अच्छी है, और कंपनसेशन प्लान को भी बहुत बेहतरी के साथ बनाया गया है माय डियर फ्रेंड। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने अगर बैन लगा दिया तो दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आता है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया तो क्या होगा? माय डियर फ्रेंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट क्या बैन लगा सकती है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट बैन लगा सकती है। द आंसर इज यस, गवर्नमेंट डेफिनेटली बैन लगा सकती है। गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट ने तो हमारे सांस लेने पे भी बैन लगा दिया था, बोला था मास्क पहन के आओ, मास्क पहन के चलो भाई। गवर्नमेंट ने तो बैन लगा ही दिया था माय डियर फ्रेंड।
लगाया था ना। तो गवर्नमेंट क्या बैन लगा सकती है? द आंसर इज यस। बट दूसरा हमें समझने वाली जरूरत है कि गवर्नमेंट बैन लगाएगी क्यों? क्या फायदा मिलेगा गवर्नमेंट को बैन लगाने से? अगर गवर्नमेंट ने बैन ही लगाना होता तो क्रिप्टो करेंसी बिल 2022 लोकसभा में पेश ही क्यों करती? अब जरा सोच के देखिए, एक बिल को पेश करने के लिए कितनी मेहनत लगती होगी, कितना पैसा लगता होगा, कितने घंटों की रिसर्च लगती होगी, तब जाके कोई बिल पेश किया जाता होगा। ऐसा तो है नहीं कि सुबह सुबह उठे और उठ के चलो आज आज क्या करना है यार, और तो कोई काम है नहीं तो चलो एक काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी बिल ही ले आते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली उस पर मेहनत की गई है। अगर गवर्नमेंट ने बैन करना होता तो वो आते रात को 8 बजे और बोलते आज रात 12 बजे से सभी क्रिप्टो बैन, जैसे नोटबंदी हुई थी। और भाई 2 महीने का टाइम है, जिसने जितना बेचना बेच बाच के अपना बाहर आ लो, उसके बाद से उस पर कार्रवाई की जाएगी, सिंपल। बट ऐसा नहीं हुआ। वो एक बिल लेकर आए हैं ताकि रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि यार ये चीज अच्छी है, आग भी जब तक रेगुलेशन में रहे तो अच्छी है। हम अपने घर में गैस जलाते हैं, उसमें आग जलती है, जब तक वो दायरे में रहेगी तब तक बहुत अच्छी है, बट अगर फैल गई तो? किसी भी चीज को दायरे में रहना जरूरी है, उसके लिए रेगुलेट किया जाता है। और ये हर एक इंडस्ट्री में है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रेगुलेटेड है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, कमोडिटी मार्केट रेगुलेटेड है, इंश्योरेंस रेगुलेटेड है, हर एक इंडस्ट्री रेगुलेटेड है। बिकॉज गलत करने का स्कोप हर एक जगह पे होता है, और गवर्नमेंट का काम सिर्फ यही है कि गलत होने की संभावना कम से कम होती चली जाए और अच्छे होने की संभावना बढ़ती चली जाए। रियल एस्टेट मार्केट को भी रेगुलेट करने के लिए 2016 में सेपरेट बिल लाया गया जिसको बोला गया रेरा। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड, 2016 में रेरा को लाया गया, जबकि रियल एस्टेट का बिजनेस कितने सदियों से चलता आ रहा है। यानी कि गवर्नमेंट की नजर में तब तक 2016 तक रियल एस्टेट मार्केट ने वो मुकाम हासिल नहीं कर लिया था कि उसको एक सेपरेट लॉ में बांधा जाए। इसे इस बात से समझिए, मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को सेपरेट कमरा कब दूंगा? जब वो इतनी बड़ी हो जाए कि वो अकेले रह सकती हो। सेम वे एक इंडस्ट्री को एक सेपरेट लॉ तब दिया जाता है जब वो इतने बड़े मुकाम पे जा चुकी हो कि अब इसके लिए एक सेपरेट लॉ को लाना जरूरी समझा जाए। रियल एस्टेट के लिए वो लॉ 2016 में लाया गया, जबकि सदियों से वो बिजनेस चल रहा है। वह मात्र कुछ ही वर्षों के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अलग अलग देश अपने अपने लॉ ला चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी उसी के प्रोसेस में है जो लोकसभा में पेश हो चुका है। यानी कि मात्र कुछ सालों में ये इंडस्ट्री ने उतना बड़ा रूप ले लिया है गवर्नमेंट की नजर के अंदर कि यस, अब इसको एक सेपरेट कमरा देने की जरूरत है। दिस इंडस्ट्री बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर। इसको रेगुलेट करो, रोकना नहीं है, रेगुलेट करना है। माय डियर फ्रेंड, इंडियन गवर्नमेंट ने $1 बिलियन वर्थ का क्रिप्टो करेंसी शिबू INU एक्सेप्ट किया था। जरा सोच के देखिए, 8500 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? उसको बैन करने के लिए नहीं, उसको रेगुलेट करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि किन किन जगहों पर इसको अप्लाई किया जा सकता है, किन जगह पे नहीं करना। और यही वजह है माय डियर फ्रेंड कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट में रखा है कि ये एसेट है, आप इसमें इन्वेस्ट करो और आप इससे मुनाफा कमाओ, मगर वो कैश नहीं मानती, उसको कहती करेंसी नहीं हो सकती। और मैं भी मानता हूं कि करेंसी नहीं होती क्रिप्टो। रीजन बीइंग, करेंसी का मोल भाव ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अगर आज आपको बोला जाए कि आपका जो 2000 का नोट है ये कल को 20,000 रुपए का हो सकता है, तो क्या आप उस नोट को खर्चोगे? द आंसर इज नो। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि कल को 20,000 का हो सकता है, तो भाई जो लेन देन की प्रक्रिया है वही रुक जाएगी। और अगर आपको इस बात का डर हो कि आपका 2000 का नोट कल को 200 रुपए का रह सकता है, तो आप आज ही खर्च दोगे, तो भी इकॉनमी बैठ जाएगी। ये मोड ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, बट करेंसी का रेट स्टेबल रहता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोड ऑफ एक्सचेंज एंड करेंसी। गोल्ड भी मोड ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल होता रहा है पास्ट में, अब नहीं होता, अब केवल उसको इन्वेस्टमेंट मात्र बना दिया गया है।
जब से करेंसीज आई तब से गोल्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन गया है। अब मैं जाके ये नहीं कह सकता ये ले 100 ग्राम सोना ले ले और बदले में मुझे राशन पानी दे दे, वो चीज नहीं होती, वहां पे नोट ही चाहिए। सोना बेचा जा सकता है, सोना खरीदा भी जा सकता है, सोने में इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, यानी कि सोना एक एसेट बन चुका है rather than करेंसी। माय डियर फ्रेंड, लॉन्ग रन के अंदर क्रिप्टो करेंसीज भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बन जाएंगी। हाँ, क्या इनसे लेन देन होता रहेगा? यस। जैसे मैं एम कॉइन पे भरोसा करता हूं और आप मुझे बोलोगे अनुराग सर आपकी एक ट्रेनिंग है उसके ऊपर 10,000 रुपए लगने हैं, मैं बदले में आपको 10,000 रुपए के एम कॉइन दे दूं, बोलूंगा दे दे भाई। क्यों? क्योंकि मेरे लिए उसकी वैल्यू है। बट एक व्यक्ति जिसको एम कॉइन जो जानता भी नहीं कि वो आपसे लेगा, नहीं लेगा। ये बात तो बिटकॉइन के लिए भी सत्य है। मैं बिटकॉइन को समझता हूं, मुझे बिटकॉइन में पेमेंट करोगे मैं ले लूंगा। मगर जिस व्यक्ति को बिटकॉइन पता ही नहीं कि वो आपसे पेमेंट लेगा, आज भी ऐसे कई जगह है माय डियर फ्रेंड जहां पे पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करते लोग, कहते हैं भाई कैश में दे दो, कैश में बिजनेस करना हो ठीक है, पेटीएम नहीं लेते हम। क्यों भाई? उनको आज भी समझ में नहीं आया। बट ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है और यही क्रिप्टो करेंसी बिल 2022 में बोला भी गया है। मैं ये दोनों बातें आपको शो भी करूंगा एट द एंड ऑफ द मीटिंग, ताकि आपको ये बात और क्लियर हो जाए और आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं, ताकि अगर आपको फील्ड पे सवाल आए तो आप इन चीजों के आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। व्हाट इफ प्राइस ड्रॉप? कल को अगर मार्केट में हमारा रेट गिर गया तो माय डियर फ्रेंड बिटकॉइन का भी रेट गिरा है। ये मार्केट फ्लक्चुएशंस है तो चलती रहती है। पर एक बात को समझिए, आज 50 लाख रुपए वाला बिटकॉइन जब 17 लाख रुपए पे आ गया और किसने 17 लाख में बेचा, तो खरीदा किसने? सोच के जरा जहन पे डालिए। आप मार्केट में 17 लाख पे बिटकॉइन को बेचने गए तो क्या किसने खरीदा? द आंसर इज यस। अब जरा सोचिए, जिस समय पे आप बेच रहे हैं उसी समय पे कोई खरीदार बैठा हुआ है उसी मार्केट में, उसी गिरती हुई मार्केट के अंदर। क्यों? इसलिए कि वो 17 लाख का खरीद के कल को 10 लाख में बेचे? नहीं, उसको पता है, वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड है कि आज जब मार्केट नीचे गिर रहे 50 लाख को टच करके नीचे आया है तो ये भाई घूम फिर के 50 लाख पे तो जरूर जाएगा और अगली बार जब ऊपर जाएगा तो उससे ऊपर जाएगा। वो व्यक्ति समझदार व्यक्ति है, उसको मार्केट की समझ है, उसको इन्वेस्टमेंट्स की समझ है, इसीलिए वो गिरते दाम का फायदा उठा के अपनी एसेट को बना रहा है। उसके पास वो एडिशनल पैसा और एडिशनल होल्डिंग पावर है कि वो जब मार्केट लॉस में है तब भी और खरीद कर उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, कई मेरे जानकार ऐसे हैं जो इस चीज को समझते हैं। उन्होंने खुद अपने चीज को 50 लाख पे जब गिरना शुरू हुआ 45 लाख पे बेचा, जब नीचे गिरी वापस 17 लाख पे खरीद लिया। बिकॉज दे आर जानकर, वो दिन के साले 8-8 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं। दे आर प्रोफेशनल्स। हम शायद दिन के ऑन एन एवरेज 8 मिनट भी ट्रेनिंग को नहीं देते, वो 8-8 घंटे दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में प्रॉफिट कब बनाया गया, कब कमाया गया? सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया गया माय डियर फ्रेंड कोरोना टाइम्स में। जिन लोगों के पास पैसा नहीं था प्रॉपर्टी को संभाल के रखने के लिए, उन्होंने औने पौने दाम में डिस्ट्रेस सेल्स में बेचा, और जिनके पास था उन्होंने खरीद के रखा, और जब वापस मार्केट ऊपर आई अब वो बेच रहे हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म सिनेरियो के साथ आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच के साथ आ रहे हैं, तो ये रोज के अप डाउन आप पे कोई मायने नहीं रखेंगे। माय डियर फ्रेंड, मेरे पास भी होल्डिंग है। मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो क्रिप्टो को लेके बड़े नेगेटिव रहते हैं। जब मार्केट डाउनफॉल पे आई तो एक का मेरे पास फोन आया, उसने बोला भाई क्या बात है, तुम्हारी क्रिप्टो मार्केट तो लगी पड़ी है। क्या बात कर रहा है? अच्छा, मेरे तो लाख के लाख कॉइन है, जो मेरी टोटल होल्डिंग है वो तो उतनी ही है। कहता है रेट तो नीचे गिर गया। मैंने कहा भाई तू आज का रेट देख रहा है, मैं 2030 का देख रहा हूं। तू आज देख रहा है कि 50,000 की चीज 10,000 पे रह गई, मैं ये देख रहा हूं ये 5 करोड़ की है। विजन का अंतर है। तो आज देख रहा है जो दिख रहा है नजरों से, मैं वो देख रहा हूं जो भविष्य है। अंडरस्टैंड? और इसलिए मैं बोलता हूं माय डियर फ्रेंड कि 2027 में आप चाहे $30 के एजुकेशनल पैकेज से आए हो, चाहे $1 लाख के एजुकेशनल पैकेज से आए हो, इस बात का मलाल आपको दिन में होने वाला है
कि आपने कम पैसा इन्वेस्ट किया था। बिकॉज अगर आज आप $30 से आए तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी $30 की आपने अपने हिसाब से लिया है। जो $1,00,000 से आया उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी $1,00,000 की उसने अपने हिसाब से लिया है, लिया उसी हिसाब से है, ऊपर नहीं गया वो। तो 2027 में दुख दोनों को होने वाला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। प्राइस फ्लक्चुएशन तो कॉमन है, हार्ट बीट भी है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अगर जिंदगी के अंदर ये अप डाउन लाइन स्ट्रेट हो जाए तो साला आदमी मर गया, खत्म हो गया। उस दिन मैं गौर गोपाल दास जी को सुन रहा था तो उन्होंने बड़ा अच्छी लाइन बोली कि भाई जिंदगी है तो अप्स एंड डाउन, सुख और दुख तो आएंगे, नहीं तो मरने के बाद तो जलने तक का पता नहीं चलता। वाओ, कितनी बेहतरीन लाइन है माय डियर फ्रेंड, कि जिंदगी है तो अप्स एंड डाउन, सुख एंड दुख तो आएंगे, कि मरने के बाद तो जलने तक का पता नहीं चलता। सो माय डियर फ्रेंड, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे फोकस्ड एंड बिलीव। क्यों? कंपनसेशन प्लान हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। 50-50%, 50% कंपनी के पास जाता है, कंपनी उसके ऊपर सारी की सारी डेवलपमेंट करती है और प्रॉफिट निकालती है। 50% हम लोगों को दे दिया जाता है टू मेक दिस कंपनी ग्रो। और समझिए, आज जब आपसे 10,000 रुपए लिए जाते हैं तो 10,000 रुपए आपसे आज ले लिए जाते हैं, और बदले में 20,000 रुपए के क्वाइन, बदले में माय डियर फ्रेंड 20,000 रुपए के क्वाइन आपको 2 साल में दिए जाते हैं। यानी कि डिमांड आज 10,000 रुपए की क्रिएट होती है, पर बदले में जो सप्लाई है वो बहुत कम आती है। तो डिमांड और सप्लाई का गैप बना रहेगा, लगातार बना रहेगा माय डियर फ्रेंड। 100 रुपए के बदले 100 रुपए के क्वाइन वापस आने में 1 साल का वक्त लगेगा। यानी कि इतना बड़ा डिमांड और सप्लाई का गैप है, और कंपनी अपने इकोसिस्टम को लगातार ग्रो करे जा रही है। बिजनेस मस्ट डेवलप एंड ग्रो विद अ गुड टीम एंड मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हमारी मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटेजी माय डियर फ्रेंड, उसके साथ हमारी टीम ने बढ़ना ही बढ़ना है। हमारी टीम बढ़ेगी, ग्रो करेगी, बिकॉज हमारे पास एक बेहतरीन टीम है, बेहतरीन मैनेजमेंट सिस्टम है। हम ऑलरेडी 160 देशों में अपने ऑपरेशंस को ओपन कर चुके हैं। यानी कि 160 देशों में आपके पास चॉइस है बिजनेस को डेवलप करने की। ऐसा नहीं कि हर जगह पे टीम है, बट कंपनी ने ऑलरेडी आपके लिए मार्केट ओपन कर दी। आप बढ़ाना चाहे बढ़ाइए टीम, कोई आपको रोकेगा नहीं। यू कैन मेक इट। बड़े बड़ी जगह पे हम लोगों को कवर किया जा चुका है। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम माय डियर फ्रेंड, एक ग्रोइंग इकोसिस्टम है माय डियर फ्रेंड। तो हमारे पास ऑलरेडी एक बेहतरीन पार्टनरशिप है, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है माय डियर फ्रेंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम जिस इंडस्ट्री में माय डियर फ्रेंड, वो इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है, ब्राइट फ्यूचर है। $13 ट्रिलियन बाय 2030, $13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होनी है। इसको प्रोजेक्ट किया जा चुका है। आप काम करें या नहीं करें, मैं काम करूं या नहीं करूं, मैं मेहनत करूं या नहीं करूं, मैं इसका फायदा लूं या नहीं लूं, ये इंडस्ट्री $13 ट्रिलियन की बनने ही वाली है माय डियर फ्रेंड। ये इंडस्ट्री $13 ट्रिलियन की बनने ही वाली है। मौका मेरे पास है। वेब 1 को मैंने नहीं समझा, वेब 2 को नहीं समझा, वेब 3 भी इनिशियल टाइम पर जब बिटकॉइन आया नहीं समझा, बट अब समझ में आ चुका है, तो अब नहीं छोड़ूंगा। जब तक नहीं समझ में आया था, नहीं समझ में आया था। माय डियर फ्रेंड, एक बात मेरी याद रखिएगा, बिटकॉइन जिनको समझ में ही नहीं आया, जिन्होंने खरीदा ही नहीं, उनको इतना दुख नहीं है। जिन्होंने खरीद कर जल्दी बेच दिया, ज्यादा दुख उनको होता है। यार तूने तो खरीद लिया था भाई, तुझे तो कुछ समझ में आया था तभी खरीद लिया था, बैठा रहता लेके यार। भाई जिसको समझ में आया ही नहीं, जिसको समझ में आया ही नहीं, उसको तो कम दुख है। अब भाई समझो, जिसका ब्याह हुआ ही नहीं उसको तो कम दुख है, जिसका होने के बाद भाग गई उसका ज्यादा दुख होता है। अब तेरा तो हो गया था, संभली नहीं यार। सो फोकस। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो $13 ट्रिलियन की होने वाली है 2030 तक। आप बस उसके शुरुआती दौर में हैं। अगर आप केवल इसके साथ बने भी रहे ना माय डियर फ्रेंड, बिना कुछ करे सिर्फ पड़े रहे, तो अगर ये शिप ग्रो करेगा तो आपको लेके ग्रो करेगा। आपने कोई काम नहीं करा, नीतन एक्सरसाइज में लोग काम कर रहे हैं, मात्र 15% लोग ही काम करते हैं किसी भी कंपनी में। 15% लोग काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट काम कर रही है। और 2030 में अगर मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, $1,000 का भी एक क्वाइन हो तो 80,000 रुपए का हो गया, नहीं 8 लाख रुपए का हो गया, 80,000 रुपए का एक क्वाइन हो गया। और माय डियर फ्रेंड, आपको 10,000 क्वाइन भी रखे हुए हैं ना, तो इतना पैसा है कि आप अपने बैंक अकाउंट में FD में रख के ना सारी जिंदगी उसका इंटरेस्ट भी खाएंगे ना, तो भी खत्म नहीं होने पे आएगा।
यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना माय डियर फ्रेंड। तो मेरी बातचीत आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैंने आपसे इतनी ही बातचीत करनी थी। आई होप आज की जो मीटिंग है उससे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली होगी उन 250 प्लस पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने आज को अटेंड किया। एंड मैं एम वेरी हैप्पी कि आप सभी लोग यहाँ पर आए। हालांकि हम सभी को पता है कि 11 बजे सैटरडे ट्रेनिंग होनी होती है, ट्यूसडे ट्रेनिंग होनी होती है, ठीक है ना, बट फिर भी आज मैसेज के लाभ बहुत शॉर्ट नोटिस पे गया, उसके बावजूद भी आप सभी लोग इकट्ठा हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। आज हम केवल क्वेश्चन आंसर, अगर किसी का मैं बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा हूँ, किसी का अगर केवल इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आज और बहुत सारी चीजें लाइंड अप है, बहुत सारी चीजें करनी है। सो अगर किसी का सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो technometer@gmail.com के ऊपर आप जा सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। मैं